नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए स्टॉक्स फॉर द वीक के वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे, सेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो मुझे आने वाले टाइम में अच्छे लग रहे हैं। और एक सेक्टर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि आने वाले 1-2 साल के लिए ये सेक्टर अच्छा बन सकता है। उसके ऊपर हमने एक डिटेल में 2 संडे या 3 संडे के पहले मैंने आप लोगों के साथ वो सेक्टर शेयर भी किया था। तो वो सेक्टर ने ये लास्ट वीक में अच्छा परफॉर्म भी किया है। कुछ अदर फैक्टर है जो मार्केट को लेकर हमें ध्यान देने चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। और आज वीडियो के लास्ट में हम लोग बात करेंगे 3 स्टॉक के बारे में, जिसमें से 2 स्टॉक ने रिवर्सल ब्रेकआउट दिया है और एक स्टॉक ने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है। और ये जो स्टॉक है जिसने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है उसने ऑलमोस्ट 9-10 साल के बाद ब्रेकआउट दिया है। और ये स्टॉक के बारे में मैंने आप लोगों को पिछले बहुत टाइम से मैंने आप लोगों को बोला था कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक ब्रेकआउट दे सकता है। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझे बोलते हो ना कि सर आप वो स्टॉक बताते हो जो ब्रेकआउट होने के बाद आप बताते हो जनरली हम लोगों को। तो देखो, ये स्टॉक के बारे में तो मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ बात की है और मैंने आप लोगों को बोला भी था कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक अभी सेकेंड अटेम्प्ट करेगा तो ब्रेकआउट दे सकता है। वो स्टॉक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम लोग मार्केट को देख लेते हैं और मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। अभी हम लोग ने देखा कि लास्ट वीक में मार्केट ऊपर तो गया था। अगर हम लोग कंपेयर करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो निफ्टी थोड़ा बेटर क्लोज दिया है, बैंक निफ्टी की थोड़ी डाउन साइड मतलब फ्रॉम द हाई थोड़ा नीचे आया है। और उसका रीज़न ये था कि लास्ट वीक में एचडीएफसी बैंक में एक बड़ा गैप अप हुआ था और वो 3 जुलाई के दिन हुआ था। उसके बाद एचडीएफसी बैंक वापस से गैप डाउन होके वापस से 2-3 दिन कंटिन्यूसली गिर के, जिस दिन वो गैप अप हुआ था उस दिन गिरा, उसके नेक्स्ट डे गिरा और फ्राइडे को भी गिरा। उसने अपने साथ साथ बैंक निफ्टी को भी नीचे लिया है क्योंकि वो एक हैवी वेटेज स्टॉक है, तो उसकी वजह से बैंक निफ्टी पे थोड़ा इम्पैक्ट आया है। बट येस, एचडीएफसी बैंक ने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था। अगर आप देखोगे 3-4 साल का कंसोलिडेशन ब्रेक किया था, पर वापस से वो वीकली बेसिस पे नीचे आ गया है। तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं ना, निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं और बाद में हम लोग देखते हैं कि वो स्टॉक्स कौन से हैं। तो देखो, निफ्टी में कोई ज़्यादा एनालिसिस करने वाली बात ही नहीं है। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट 80,000 हो गया है। अभी ऐसे टाइम पे जनरली सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, कहीं पे भी कोई भी स्टॉक बाय करते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि डिफेंस वाले स्टॉक कंटिन्यूसली चल ही रहे हैं। तो आप लोगों को मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा कॉशियस रहना बेटर रहता है कंपेयर टू ग्रीडी। अगर आप कोई भी स्टॉक में बहुत ऊपर के भाव में चढ़ जाओगे और मार्केट अगर गिरता भी है 10% जितना भी, मतलब मुझे नहीं लगता है इतना गिरेगा, बट अगर गिरेगा तो आप लोग वो स्टॉक में बहुत टाइम के लिए फंस सकते हो। तो वो चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिए। अपने स्टॉप लॉस और सारी चीज़ों को कभी भी इग्नोर मत करना ऐसे टाइम में स्पेशली। अभी देखो, निफ्टी 24,323 के आसपास चल रहा है। अगर मंथली टाइम फ्रेम देखें तो ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में अभी हमारे लिए 23,600 और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो है 22,768, बट वो बहुत ही ज़्यादा दूर है अभी के मार्केट प्राइस से। तो ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर तो अच्छा है, पॉजिटिव है। पर आप यहाँ पे देखो, मार्केट है ना बहुत छोटे छोटे कैंडल बना के हाई जा रहा है। तो मार्केट का मोमेंटम अपसाइड में है, बट वो जो स्पीड होती है ना वो अभी मार्केट की थोड़ी थोड़ी कम होते हुए दिख रही है। तो निफ्टी में मेरा कोई खास व्यू नहीं है। स्ट्रॉन्ग तो लग रहा है, पर मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि यहाँ से और मार्केट ज़्यादा ऊपर जा सकता है। अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो मंथली चार्ट ओके ओके है, वीकली चार्ट भी ठीक ठीक ही है। और अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो अगर बैंक निफ्टी ने भी 52,000 का लेवल एक बार ब्रेक किया, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो पहले एक रेजिस्टेंस, छोटा सा रेजिस्टेंस था 51,950 पे, और अभी यहाँ पे एक छोटा सा लो भी बना था 52,000 के आसपास। तो अगर ये लो ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी भी थोड़ा नीचे आएगा और मोस्ट प्रोबेबली वो 50,600 या 49,900 तक आ सकता है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी को लेकर मेरा कोई खास ज़्यादा बुलिश व्यू नहीं है। येस, ऊपर है, स्ट्रॉन्ग है, वो सारी चीज़ें सही है। अभी अगर हम लोग सेक्टर्स की बात करें ना, तो आप यहाँ पे देखो, लास्ट वीक में जो सबसे ज़्यादा सेक्टर गिरा था वो था पीएसयू बैंक, फिर प्राइवेट बैंक, फिर ऑटो सेक्टर, मतलब गिरा नहीं था बट थोड़ा कम चला था, कंजम्पशन, फाइनेंशियल सर्विसेज। और जो लास्ट वीक में सबसे ज़्यादा चला है अगर वो सेक्टर की हम लोग बात करें तो वो है आईटी, सीपीएसई, पीएससी और फार्मा। अभी देखो, मैंने लास्ट वीक में एक चीज़ है ना बहुत अच्छी से देखी कि
फार्मा स्टॉक्स में बहुत अच्छी एक मोमेंटम स्टार्ट हो गई है, जिसमें से आप ग्लेनमार्क फार्मा को भी देख सकते हो। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बोला था कि ग्लेनमार्क फार्मा अच्छा लग रहा है, और ग्लेनमार्क फार्मा में भी एक बहुत अच्छा मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है, और दूसरे भी कुछ फार्मा स्टॉक्स है वो भी अच्छे हैं। आईटी सेक्टर को देखो, लास्ट वीक सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म किया आईटी सेक्टर ने, और मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे जस्ट एक बता देता हूँ कि अगर आप लोग निफ्टी आईटी का चार्ट देखते हो, मैं यहाँ पे आप लोगों को निफ्टी आईटी का चार्ट लगा के दिखाता हूँ। मैंने आप लोगों के साथ इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कस भी किया था। अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाते हो ना, तो आप यहाँ पे देखो आईटी सेक्टर का हाई 22 जनवरी में था, और वो था 39,446। अगर आईटी सेक्टर अभी 38,560 लेवल ब्रेक करेगा तो सबसे ज़्यादा फोकस आपका आईटी सेक्टर में ही होना चाहिए। और अगर हम बात करें आईटी सेक्टर में कौन से स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, तो डिक्सॉन है, ओएफएसएस है, परसिस्टेंट है, फिर टेक महिंद्रा है, फिर विप्रो को भी आप लोग देख सकते हो। तो अच्छे खासे स्टॉक्स यहाँ पे भी मोमेंटम में शुरू हो गए हैं। तो ये सेक्टर्स के बारे में हमारी बात थी। अगर हम लोग एफआईएस की बात करें तो लास्ट वीक में उन्होंने 2 दिन बेचा है और 3 दिन खरीदा है। अभी एफआईएस के बिहेवियर में मैं लास्ट महीने से थोड़ी बहुत चेंजेस देख रहा हूँ कि इनका जो सेलिंग वाला रवैया था वो थोड़ा कम हो गया है, इनके सेलिंग नंबर थोड़े कम हो गए हैं। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 104.80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंडिया विक्स की बात करें तो 12.69 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये भी ठीक है। क्रूड ऑयल की बात करें तो $83.16 के पास ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग यूएसडी आईएनआर की बात करें तो 43.48 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप ये सारे चीज़ों पे देखो ना, तो कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है हाँ अदर फैक्टर को लेकर। सिर्फ मैं ये बोल सकता हूँ कि एफआईएस ने अपनी सेलिंग थोड़ी स्लो डाउन कर दी है, जिसके वजह से थोड़े बहुत नंबर्स आ रहे हैं बाइंग के, बट बहुत छोटे नंबर है। अभी देखो, पहले तो मैंने आज के वीडियो में ये सोचा था कि मैं आप लोगों को कौन सा स्टॉक बताऊँ, क्या बताऊँ, बट मुझे मोस्टली बहुत सारे स्टॉक अच्छे लगे थे। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही गल्फ ऑयल के बारे में बता दिया, फिर इंडिया सीमेंट के बारे में भी बता दिया, फिर आप लोगों को मैंने ग्लेनमार्क के बारे में बोला था। तो ये सारे स्टॉक्स तो अच्छे ही है, एलटीएफ भी अच्छा है। पर अभी है ना, पहले मैं आप लोगों को 2 रिवर्सल ब्रेकआउट बताता हूँ। देखो, एक ये है फाइन ऑर्गेनिक लिमिटेड। अभी देखो, लास्ट वीक में और एक चीज़ आपने अगर नोटिस की होगी तो केमिकल स्टॉक्स में भी अच्छी मूवमेंट आना शुरू हो गई है। तो उसमें से ये एक स्टॉक मुझे ज़्यादा ठीक लग रहा है अगर मैं टेक्निकल बेसिस पे देखूँ तो, वो है फाइन ऑर्गेनिक। अगर आप फाइन ऑर्गेनिक को देखोगे ना, पहले तो मैं इसका मंथली चार्ट आप लोगों को दिखाता हूँ। ये स्टॉक जब से मार्केट में लिस्ट हुआ था 2018 में 800 रुपये के आसपास, वहाँ से नॉन स्टॉप ये स्टॉक ने 7,000 तक की रैली ली थी, 7,300 तक की। और 7,300 पे आने के बाद ये स्टॉक ने डबल टॉप, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसने डबल टॉप बनाया और फिर सीधा गिरा था 4,000 रुपये तक। मतलब ऑलमोस्ट ये स्टॉक ऊपर से आधा हो गया था। पर आप यहाँ पे देखो, ये स्टॉक है ना कंटिन्यूसली डाउन साइड में यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। तो यहाँ पे हम लोग ये मान सकते हैं कि ये स्टॉक को 7,000 रुपये पे कुछ ओवर प्राइसिंग हो गया था, या ये सेक्टर में कुछ खास मूवमेंट नहीं हो रहा था। तो ये स्टॉक में एक अच्छा साइडवेज मोमेंटम बन रहा था। पर अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दिखेगी कि ये स्टॉक का एक मेजर रेजिस्टेंस था 5,192 के पास, जो ये स्टॉक ने लास्ट वीक में आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से ब्रेकआउट किया है। तो आप ये स्टॉक के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये ब्रेकआउट का मतलब ये लग रहा है कि ये स्टॉक का जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, जो साइडवेज चल रहा था, वो अभी शायद यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो आने वाले टाइम में ये स्टॉक एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसकी अपसाइड अगर हम बात करें तो 6,280 और फिर ऑल टाइम हाई भी ये स्टॉक बना सकता है अगर ये पैटर्न कंटिन्यू रहा तो। दूसरा जो स्टॉक है जो लास्ट वीक में मेरे ध्यान जिसने अट्रैक्ट किया, वो स्टॉक का नाम है लॉरस लैब। पहले आप लोग इसका मंथली चार्ट देखिए। लॉरस लैब का भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2016 में लिस्टिंग हुआ था 96 रुपीज़ के आसपास। फिर ये स्टॉक कोविड के टाइम पे इसने 62 रुपीज़ का लो मारा था, और कोविड में ये स्टॉक नॉन स्टॉप चल के ऑलमोस्ट 700 रुपीज़ तक गया था। अभी बात यही है कि कोविड में ये स्टॉक तो ज़्यादा चला, बट कोविड के बाद ये स्टॉक 700 रुपये से 290 रुपीज़ हो गया था। और आप यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली ये स्टॉक है ना एक हायर लो बना रहा था। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि ये स्टॉक ने अभी रिसेंटली जो अपना एक मेजर रेजिस्टेंस था, जो आप यहाँ पे देख सकते हो 460s के आसपास का एक रेजिस्टेंस था, वो ये स्टॉक ने ब्रेक किया है। और अगर आप लास्ट वीक का कैंडल देखोगे तो कैंडल भी मैं बोल सकता हूँ कि बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे ये स्टॉक ने दिया है।
वॉल्यूम भी ये स्टॉक के अंदर ठीक ठाक ही हुआ है। तो ये स्टॉक पे भी आप लोग ध्यान दे सकते हो। इसने एक अच्छा रिवर्सल दिया है, 460 के आसपास एक ब्रेकआउट हुआ है। इसकी अपसाइड 590 और 620 के आसपास की है, और ये ऑल टाइम हाई भी जा सकता है अगर इसका जो रिवर्सल ब्रेकआउट है वो सही तरीके से चलता है तो ये दोनों स्टॉक मेरे रडार में आए थे लास्ट वीक में, जिसने एक अच्छे रिवर्सल ब्रेकआउट दिए थे। अभी हम लोग आते हैं आज के हमारे मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक के ऊपर, जिसका नाम है अतुल ऑटो लिमिटेड। अभी देखो, मुझे याद नहीं है मैं आप लोगों को अतुल ऑटो के बारे में कितने सारे वीडियो में कितनी बार बोल चुका हूँ, बट मैंने आप लोगों को हर बार एक ही बात बोली थी कि अतुल ऑटो का जो मेजर रेजिस्टेंस है वो उसका ऑल टाइम हाई था, जो था 722 और 688। 688 और 722 तो उसका खैर रेंज था। अभी मैंने ना आप लोगों के साथ पिछली बार जब भी अतुल ऑटो के रिलेटेड बात की थी तो मैंने आप लोगों को यही बोला था कि अतुल ऑटो का जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 2015 में बना था, दिसंबर और जनवरी, दिसंबर 2014 और जनवरी 2015, तो हम लोग 2015 ही कंसीडर करते हैं। उसके बाद ये स्टॉक गिर के 100 रुपया हो गया था। फिर इसने ना यहाँ पे रिवर्सल ब्रेकआउट किया था। हमने हमारे स्टॉक बॉक्स मेंबर्स के साथ डिस्कस भी किया था ये स्टॉक को यहाँ पे, और ये स्टॉक यहाँ से रिवर्सल करने के बाद इसने फर्स्ट अटेम्प्ट मारा था अपना ऑल टाइम हाई, और वो मारा था अक्टूबर और नवंबर 2023 में। अब देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे ये स्टॉक ने तो प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं किया, वापस से ये स्टॉक नीचे आ गया और ये 470 तक चला गया। पर अभी यहाँ पे हमने देखा कि ये स्टॉक में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे इसने अपना ब्रेकआउट कंफर्म किया है। अगर ये कैंडल अपने हाई के पास क्लोज आता तो ये ब्रेकआउट किंग कैंडल के ब्रेकआउट के साथ में मान लेता, बट यहाँ पे ये ब्रेकआउट आप बोल सकते हो कि एक अच्छा ही ब्रेकआउट है, और अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम भी ये ब्रेकआउट में अच्छे हुए हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ समझ में मिल रही है कि एक स्टॉक ने 2015 के बाद बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया है। अगर आप इसकी रेंज कैलकुलेशन करते हो, जो ऑल टाइम हाई से लेके इसके लो तक की रेंज है, उसको आप ब्रेकआउट के बाद लगाते हो तो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा कि इसके अपसाइड लेवल 1330 और 1270 तक के आ रहे हैं। और अगर अगर मतलब स्पेशली ये स्टॉक ने ये वीक का लो ब्रेक कर दिया जो 635 620 है, तो ये स्टॉक ख़राब हो जाएगा। हम लोग मान सकते हैं कि इसका ब्रेकआउट फेल हो गया है। बट मोर और लेस यहाँ पे जो चीज़ें हो रही है, आप यहाँ पे देखो, इसने पहले रिवर्सल ब्रेकआउट में, जब इसका रिवर्सल ब्रेकआउट 370 और 380 के आसपास हुआ था तभी भी इसमें वॉल्यूम बहुत अच्छे हुए थे। जब ये स्टॉक लो बना रहा था तभी भी वॉल्यूम अच्छे हुए, और अभी इसने जब ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट किया तभी भी इसका वॉल्यूम बहुत अच्छा हुआ है। तो ये स्टॉक मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है। आप लोग भी इसके ऊपर ध्यान दे सकते हो, और आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों का व्यू क्या है ये स्टॉक को लेकर। तो ये थे वो आज के हमारे सारे स्टॉक्स जो मुझे आने वाले, मतलब लास्ट वीक में मुझे अच्छे लगे थे, और आने वाले टाइम में एक अच्छा मतलब यहाँ पे सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि यहाँ पे मैं जो भी स्टॉक्स का एनालिसिस करता हूँ, मैं आप लोगों को कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, जैसे मल्टी ईयर ब्रेकआउट और रिवर्सल ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट हो गया। और ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मेरे को आप लोगों को लाइव स्टॉक्स बताने पड़ते हैं, और उसके अलावा तो मैं नहीं बता सकता ना कि देखो रिलायंस के अंदर 2017 में ऐसा ब्रेकआउट हुआ था, तो अगर ये ब्रेकआउट कहीं और हो रहा है तो आप लोग उसको देखो। तो मैं आप लोगों को लाइव एग्जांपल देने के साथ साथ मेथड के बारे में समझाता हूँ। तो अगर आप में इसमें से कोई भी आपको अगर बाय करना है, सेल करना है, तो अपना प्रॉपर एनालिसिस करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करिए, उसी के बाद इसमें कोई भी एक्शन लेना। मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है आप लोगों को टिप वगैरह देने का, ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को हमारा पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। और हाँ, हमारे चैनल पे कल मैंने एक पॉडकास्ट शेयर किया था जिसके अंदर एक पर्सन है आदित्य सिंघानिया करके, वो पर्सनली सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर भी है। इन्होंने अपनी जर्नी यहाँ पे शेयर की है कि कैसे इन्होंने जॉब छोड़ने के बाद 20 लाख के कैपिटल को 2 करोड़ तक पहुँचाया है। और बेसिकली ये एक है ना इन्वेस्टर है, पर इन्होंने इंट्राडे जो एक्सपायरी ऑप्शन सेलिंग होती है वो शुरू किया था अपने इन्वेस्टमेंट को प्लेज करके एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करने के लिए। बट जैसे जैसे ये सीखते गए वैसे वैसे इनको पता चल गया कि यार इंट्राडे जो एक्सपायरी में ये ऑप्शन सेलिंग करते हैं, मतलब एक्सपायरी के दिन ये जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं इंट्राडे के लिए,
उसमें भी इनका रिटर्न अच्छा जनरेट हो रहा है। तो इन्होंने इसके बारे में ये पॉडकास्ट में बताया है। तो अगर आप लोगों को वो पॉडकास्ट देखना है तो उसकी लिंक भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा, वो ज़रूर देखिए। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।